नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नटसेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा। और इस आत्मकथा के लगभग हमने 15 भाग अपलोड किए हैं और इसके आगे का भाग जो है अब हम देखने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था, वासना है मेरी विकराल, अधिक पर आपने पर विश्वास। यानी वासना विकराल है फिर भी मुझे खुद पर विश्वास है, खुद पर मैं संयम रख सकता हूँ, यह लेखक कह रहे हैं। इसके आगे का भाग अब हम देखेंगे। वह मेरी उन दिनों की तीव्र तृष्णा और तनावपूर्ण अनुभूति ही थी जो शब्दों में मुखरित हुई। यानी जो तनावपूर्ण जो अनुभूति थी वह शब्दों में व्यक्त हुई है। यानी लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं, लेखक नहीं कोई भी कवि जो है वह मन की तनावपूर्ण बात हो, खुशी की बात हो, वह रचना में लिखता है। पर संयम का कहीं न कहीं विस्फोट होता है और उसके लिए मैं लज्जित हूँ, न अपने को दोषी उधारता हूँ। यह मैं बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ कि उसका अधिकतम विस्फोट निश्चय ही मेरे काव्य के रूप में हुआ है। यानी जो भी मन की तनावपूर्ण स्थिति थी उसका जो विस्फोट है व्यक्त करने की जो अंतिम चरम सीमा थी वह संयम की, उसकी जो बात है वह रचना में हुई है। बीए में मेरे प्रथम श्रेणी के बाद मेरे कुछ संबंधियों ने मुझे सलाह दी कि मैं आईसीएस में बैठने की तैयारी करूं। यानी कहाँ पर बीए के बाद बीए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तब कुछ संबंधियों में कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि कहाँ पर बैठने की सलाह दी, आईसीएस में बैठने की सलाह दी। बैठता तो शायद आ ही जाता और आज सरकारी नौकरी कर विद्याशंकर की तरह रिटायर हो जाता तो इसमें बुरा ही क्या होता। कुछ कविताएं लिखकर रिटायर हो रहा हूँ। यानी आज लेखक जो है कुछ कविताएं लिखकर रिटायर हो रहे हैं तो कौन बड़ी बात, लाड खड़ी कर दी गई है। घर में राष्ट्रीयता का ऐसा वातावरण था और आने वाले नमक सत्याग्रह आंदोलन की आहटें इतनी तेज थी। यानी घर में जो है वह राष्ट्रीयता का वातावरण था, देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसका वातावरण था और नमक सत्याग्रह भी चल रहा था। आहटें चल रही थी कि मेरे पिताजी ने इसके लिए राय न दी। शायद यही बात मैंने उनकी मानी। वे चाहते कि मैं एमए करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्यापक बन जाऊं। यानी लेखक के पिताजी प्रताप नारायण चाहते थे कि आगे बीए के बाद एमए करके किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्यापक बन जाऊं। मैंने अंग्रेजी में एमए कर लिया। यानी हरिवंश ने किस विषय में एमए किया, आपने वहाँ पर पर्याय दिए जाएंगे हिंदी, इंग्लिश, अन्य कौन से, तो वह हिंदी लिखते हैं तो हम हिंदी ही लिख देंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था, याद रखिए। पर बीए करते समय मैंने जिस तन्मयता से अध्ययन किया था वह मेरे लिए अब दुर्लभ हो गई। सबसे बड़ी चिंता श्यामा की बीमारी की थी। मैं अब अपने पढ़ने के लिए कमाऊँ कि श्यामा के इलाज के लिए। मैं जो कुछ कमा सकता था वह इलाज के लिए बिल्कुल नाकामी था। यानी जो भी लेखक कमाते थे ट्यूशन लेकर वह श्यामा की बीमारी के लिए नाकाम था, कुछ ये नहीं था। इस बीच एक और अपमानजनक घटना हुई। मकान बनाने के सिलसिले में ईंट वाले का करीब 2000 का कर्ज था। यानी ईंट वाले का कितना कर्ज था, तो 2000 का कर्ज था, याद रखिए। उस समय में 2000 बहुत बड़ी रकम थी, आज के समय में शायद कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बच्चे कहीं बाहर लेकर जाओ तो 1 घंटा ही बच्चों को तो 2000 यूं ही उड़ा देंगे, लेकिन उस समय में ईंट वाले का कितना कर्जा था, तो 2000 था, याद रखिए। उसने नालिश कर दी। ईंट वाले की डिग्री हो गई कि मकान नीलाम करके रुपया वसूल कर लिया जाए। यानी ईंट वाले ने कहा कि मकान जो है वह नीलाम करके वो रुपया ले लिया जाए। और एक दिन कुर्क अमीन नगड़िया वाले को लेकर घर पर आ गए। उसने डीम डीम करके यह पुकार लगाई, खलक खुदा का, मुलुक बादशाह का, मुलुक बड़े साहब का, बाबू प्रताप नारायण वल्द भोलानाथ का मकान नीलाम होता है। यानी उसने घोषणा कर दी, जिसको बोली बोलना हो आगे आए। सरे बाजार हमारी गरीबी को नंगा करने वाले उन शब्दों से हमने बड़े ही अपमान का अनुभव किया। घर में हर एक की ही यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और एक एक उसमें समा जाए। यह तो अच्छा हुआ कि नया मोहल्ला था, पुराना मोहल्ला होता तो हम इस घर के अंदर जाकर आत्महत्या कर लेते। 10,000 की लागत का मकान पिताजी को 2000 में
रहन रख देना पड़ा। यानी 10,000 का मकान था पूरा उस समय में। आज तो 10 लाख भी कम पड़ रहे हैं मकान बनाने में। तो वह कहते हैं कि पिताजी ने 2,000 में मकान गिरवी रखा। अब ये 2,000 रुपया कहीं से आए? मेरे छोटे भाई शालिग्राम ने बीए का इम्तिहान दिया था। यानी छोटे भाई शालिग्राम ने बीए का इम्तिहान परीक्षा दी। रिजल्ट आने से पहले ही उन्हें इलाहाबाद बैंक में नौकरी मिल गई। यानी बीए का रिजल्ट आने से पहले ही शालिग्राम को जो है वह बीए में बैंक में इलाहाबाद बैंक में नौकरी मिल गई। और घर की स्थिति देखते हुए उन्होंने आगे पढ़ने की बात न सोची। कायस्थों के यहाँ लड़का बेभुनाई हुंडी कहाँ जाता है। बांदा के वकील बाबू गया प्रसाद की ओर से शालिग्राम के रिश्ते का प्रस्ताव आया। यानी कहाँ से शालिग्राम के लिए कहाँ से रिश्ता आया? तो बांदा के वकील बाबू गया प्रसाद की ओर से शालिग्राम के लिए रिश्ता आया शादी के लिए। लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील थी, साथ ही अच्छा दहेज मिलने की आशा थी। पिताजी ने शादी मंजूर कर ली। शालिग्राम के तिलक में जो रुपए नगद मिले उसमें से 2,000 लेकर मकान छुड़ा लिया। यानी शालिग्राम का जो तिलक था, जो शादी होने से पहले तिलक होता है, उसमें जो दहेज में जो भी पैसे देने होते हैं वह देते हैं। तो उस पैसों में से 2,000 देकर मकान छुड़ाया। पर उसकी शादी पर कुछ रुपया खर्च होना था, खासकर चढ़ाव के लिए गहनों पर। श्यामा ने फिर अपनी उदारता, त्याग और बड़प्पन का परिचय दिया। यानी फिर दुल्हन के लिए गहने बनाने थे और फिर उस पर श्यामा ने जो है अपनी उदारता का त्याग और बड़प्पन का परिचय दिया। उसने अपने सब जेवर शालिग्राम की वधू के लिए दे दी। यानी श्यामा ने जो है खुद के जो जेवर है वह दे दिए शालिग्राम के बहू के लिए, वधू के लिए। परिवार की लाज बचाने का दूसरा तरीका न था। मेरी एमए प्रीवियस ईयर की परीक्षा से पहले ही गांधी जी की रीढ़ यात्रा आरंभ हो गई। यानी याद रखिए, लेखक के एमए प्रीवियस ईयर से पहले ही गांधी जी की कौन सी यात्रा प्रारंभ हुई? डीडी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। और उसके प्रति पग से देश में राष्ट्रीय जागरण और जोश जोर मारने लगा। वे मन से मैंने परीक्षा दे दी, पास भी हो गया। पर जुलाई में जब यूनिवर्सिटी खुली तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ पारिवारिक चिंताओं और कुछ राजनीतिक हलचलों के कारण मेरा मन पढ़ने की तरफ उचड़ गया। यानी पारिवारिक चिंता थी, राजनीतिक कारण तनाव था। इसके सब के कारण जो है लेखक ने एमए में जो है पढ़ना छोड़ दिया। मैं आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की स्थिति में न था। जुलूसों में नारे लगाता, सभाओं में शामिल होता, घर में चरखा चलाता, जमुना पार गांवों में जाकर व्याख्यान देता। कुछ रचनात्मक कार्य करने को भी मैंने सोचा। हम खद्दर का प्रचार करेंगे। महेश प्रकाश और मैंने टीम बनाई। यानी खद्दर का प्रचार करने के लिए लेखक और महेश प्रकाश दोनों ने टीम बनाई। याद रखिए, खादी भंडार से हम लोग एक गट्टर खादी का लेते। महेश हम में सबसे मोटे मजबूत थे। वे गट्ठर उठाते, मैं गज से नापता, प्रकाश हिसाब रखते और इस तरह हम दिन भर गली गली घूमते। हमें एक दिन बड़ी प्रसन्नता हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान हमारी खद्दर प्रचारक टीम की ओर आकर्षित हुआ। यानी एक दिन वह गली गली में लेखक और उसके साथ महेश प्रकाश, इन दोनों ने टीम बनाई थी। और महेश प्रकाश जो थे वह खादी के गट्ठर उठाने में बड़े निपुण थे, क्योंकि बलशाली थे तो यूं ही पाट जैसे उठाते थे वह खादी का गट्ठर। और एक दिन वह गली गली में बेच रहे थे, वह खादी का प्रचार कर रहे थे। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नज़र जो है इनकी खादी प्रचारक टीम पर पड़ गई थी और उससे वह आकर्षित हुए। उन्होंने बड़ी सभा में हमारी प्रशंसा की। उन्हीं दिनों मैंने जुलूसों में गाने के लिए कई राष्ट्रीय गीत लिखे, जिसमें यानी लेखक ने, हरिवंश ने जो राष्ट्रीय गीत लिखे जुलूसों में गाने के लिए। और उसमें एक गीत है, सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए। यानी सर जाए तो जाए, यानी जान गई तो कोई गम नहीं, लेकिन देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट याद है, शीर्षक है, याद रखिए। सर जाए तो जाए पर हिंद आज़ादी पाए। यह जो है जुलूसों में गाने के लिए हरिवंश ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। वाला गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और एक बार इसे महात्मा गांधी की उपस्थिति में श्यामा कुमारी नेहरू ने हजारों लोगों से गवाया। तब शायद किसी ने जाना भी नहीं था कि यह गीत किसका लिखा था, और न मुझे ही इच्छा थी कि कोई जाने। गीत से जोश फैल रहा था और देश के लिए मर मिटने की आन पर शान चढ़ रही थी।
व्यक्तित्व को श्रेय देने का क्या मतलब। पर जैसे जैसे नेता लोग गिरफ्तार होते गए आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। यानी जो जो भी जुलूस निकालने वाले आंदोलन करने वाले नेता लोग थे वह गिरफ्तार होने लगे और आंदोलन जो है शांत होने लगा था। फिर समझौते शुरू हुए और असफल होने पर दमन शुरू हुआ। समझौता के साथ ही जनता का संपर्क आंदोलन से कम होने लगा, छूट गया। समूह बिगड़ता है तो व्यक्ति अपने को अकेला पाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। समूह जब बिखरता है तो व्यक्ति अपने को अकेला पाता है। अब न सभा है न जुलूस, अपनी अपनी फिक्र करो। मैंने भी कुछ ऐसा ही अकेलापन अनुभव किया, क्या करूं। कि कर्तव्य वे भी मूड मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। काम की तलाश में एक दिन न गद कार्यालय जा पहुंचा। यानी काम की तलाश में लेकर किस कार्यालय में गए, गद कार्यालय जा पहुंचा। संपादन विभाग में काम मिला, पर 1 महीने बाद वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया। चांद के संचालक चांद पत्रिका के जो संचालक थे वह, उसका नाम क्या था, राम रामरख सिंह सहगल, मुझे हर सप्ताह कुछ किताबें देते और कहते इनकी सहायता से लेख लिख कर लाओ। यानी चांद पत्रिका के संपादक, उसका नाम क्या है, रामरख सिंह सहगल। रामरख सिंहगल यह चांद पत्रिका के संपादक थे और वह लेखक को कुछ किताबें देते और कहते कि इस पर लेख लिख कर आओ। उस अवधि में उन्होंने मुझसे आधे दर्जन लेख लिखवाए। एक दिन मुझे बुलाया और डांटना शुरू किया। क्या लेख लिया है, न सिर न पैर, न भाषा न भाव। तुम्हारा काम खत्म, अगले महीने आकर तनख्वाह ले जाना। यानी वह सहगल जी कह रहे, तनख्वाह मेरी शायद 40 रुपये महीने नियत हुई थी। यानी वह चांद पत्रिका में कितने रुपए तनख्वाह से वह लेखक लेख लिखते थे, तो 40 रुपये महीने से। 1 महीने की तनख्वाह वसूल करने के लिए मुझे चांद प्रेस के 3 कम 40 चक्कर लगाने पड़े। पर सबसे अधिक चोट तब लगी जब वह लेख कल्पित नामों और डिग्रियों के साथ प्राय जो के त्यों चांद पत्रिका में छपे थे, यानी दूसरे नामों से छपा था। एक लेख मुझे आज भी याद है, स्वामी राम तीर्थ पर था, जिसे आज भी अपना कहते मुझे लज्जा न होगी। यानी लेखक ने जो लेख, आज भी आजकल ऐसे ही बहुत कुछ साहित्यिक चोरियाँ होती है। इसकी रचना उसके नाम से पढ़ी जाती है, इसकी रचना उसके किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित होती है, ये बहुत कुछ चलता रहता है। तो उसी प्रकार जो हरिवंश ने लिखी हुई लेख जो है किसी अन्य के नाम से छपने लगे। उसी साल मुंटीगंज के मास्टर भगवान साय ने मॉडर्न स्कूल से इस्ती देकर एक राष्ट्रीय स्कूल इलाहाबाद हाई स्कूल के नाम से खोल दिया था। उसमें मुझे अध्यापक की जगह मिल गई। यानी लेखक को स्की स्कूल में अध्यापक की जगह मिल गई। तो भगवान साय ने, यानी मास्टर और मुट्टीगंज के मास्टर भगवान साय ने मॉडर्न स्कूल से इस्ती देकर एक राष्ट्रीय स्कूल इलाहाबाद की हाई स्कूल, यानी इलाहाबाद हाई स्कूल नाम से खोला था। उसमें मुझे, यानी लेखक को अध्यापक की जगह पद मिल गया था। कागज़ पर 62 रुपये लिखे जाते थे, तनख्वाह 40 रुपये दी जाती थी। ये बात आज भी है प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मैं भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो ये आज भी है। कागज़ पर तनख्वाह ज़्यादा लिखी जाती है और दी जाती है कम। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि कागज़ पर लेखक की तनख्वाह 65 रुपये लिखी जाती थी और देते थे कितने, देते थे तनख्वाह 25 रुपये दी जाती थी। आज भी ऐसा ही होता है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो बिना अनुदानित कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर अध्यापकों का बहुत कुछ घसीटा जाता है, बहुत कुछ उसको पीसा जाता है। क्योंकि मैंने भी प्राइवेट कॉलेज पर अध्यापन कार्य किया है, कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्कूल के लिए त्याग की हमसे प्रतीक्षा की जाती थी, जिसमें स्कूल के लिए और ज़रूरी सामान वगैरह खरीदा जा सके। ऐसा त्याग प्राय सभी अध्यापक, यानी सभी अध्यापक की सैलरी में कटौती करते थे और खुशी से हम राष्ट्र के उत्थान में योग दे रहे हैं। मान्यता स्कूल को मिली नहीं थी, यानी जो अनुदान था सरकार की तरफ से वह मिला नहीं था। इसलिए लड़कों को पंजाब से प्राइवेटली इम्तहान देने को भेजा गया। फार्म के भरने में कुछ गड़बड़ी हुई और स्कूल का कोई लड़का इम्तहान में न बैठने दिया गया। दूसरे वर्ष 9वें 10वें क्लास टूट गए।
यानी वहाँ पर दूसरे वर्ष पर जो 9वीं 10वीं के क्लास थे वहाँ टूट गए, क्योंकि जो भी फॉर्म भरना था उसमें गलतियाँ हुई। एक बंगाली सहयोगी के साथ मैं इन्हीं दर्जों को पढ़ाता था। हम दोनों को छुट्टी दी गई, यानी 9वीं 10वीं क्लास बंद हुए तो इनको भी पढ़ा नौकरी से हटा दिया गया, एक बंगाली और लेखक को। इस वर्ष भर के अनुभव का शायद सबसे बड़ा लाभ यह था कि बंगाली महाशय ने मुझे पूरी अग्निवीणा पढ़कर सुनाई। यानी लेखक को अग्निवीणा पढ़कर किसने सुनाई? तो एक बंगाली बाबू ने एक अग्निवीणा किताब पढ़कर सुनाई और समझाई। वे ज़रूरत के बड़े प्रेमी थे, यानी वह किसके नजरुल के प्रेमी, यानी बंगाली जो थे वह नजरुल के प्रेमी थे। और बंगाली ने अग्निवीणा जो किताब थी वह लेखक को पढ़कर सुनाई और समझाई, याद रखिए। बड़ी कोशिश के बाद मुझे प्रयाग महिला विद्यापीठ में 30 रुपये प्रति माह पर नौकरी मिली। यानी बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी प्रयाग महिला विद्यापीठ में 30 रुपये प्रति माह पर नौकरी मिल गई, जिसकी स्थापना हाल ही में हुई थी। महादेवी जी बाद को वहाँ प्रिंसिपल बनकर आई, यानी बाद में जो महादेवी जी है वह बाद में प्रिंसिपल बनकर प्रयाग महिला विद्यापीठ में आ गई। इसी समय अपने चाचा लोगों से मेरा पारिवारिक संबंध टूट गया। शालिग्राम का गौना हुआ बहु भोज की दावत थी, केवल परिवार के सदस्य और निकट संबंधियों की। इससे पूर्व मैंने एक ऐसा काम कर लिया था जो मेरे रिश्तेदारों के रूढ़िगत संस्कारों पर आघात करने वाला था। एक मिनट, अभी हम आ जाएंगे उस पेज पर। ये होता है कहाँ, ये कितना नहीं आगे है, नज़दीक आ गए हम। ये होता ही है ऐसा, यहाँ पर टच हुआ कि हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। तो वहाँ पर जो है लेखक के चाचाओं के साथ पारिवारिक संबंध टूट गया और शालिग्राम का गौना हुआ। गौनों में बहुभोज हुई और बहुभोज में केवल परिवार के सदस्य तथा निकट संबंधी जो है उनको आमंत्रित किया था। इससे पूर्व मैंने एक ऐसा काम कर लिया था जो मेरे रिश्तेदारों के रूढ़िगत संस्कारों पर आघात करने वाला था। यानी इससे पूर्व लेखक ने एक ऐसा काम किया था जो भी रूढ़िगत परंपराएं थी, संस्कार थे, उस पर आघात हुआ। मोहतशिमगंज में एक कायस्थ परिवार था, यानी मोहतशिमगंज में एक कायस्थ परिवार था। पति की मृत्यु हो गई, विधवा कई बच्चों को लेकर कहाँ जाए। बाहर से आए एक सिख सरदार ने उसे बैठा लिया। यानी एक कायस्थ परिवार था मोहतशिमगंज में और उसके पति का निधन हो चुका था और एक जो है सरदार सिख वहाँ पर उसको बिठा लिया गया था। थोड़े दिनों बाद सरदार की मृत्यु हो गई, यानी कुछ दिनों बाद सरदार की भी मृत्यु हो गई। परिवार समाज बहिष्कृत हो गया, यानी उस परिवार को जो है समाज ने बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया गया। यानी उससे रोटी बेटी का व्यवहार बंद, यानी रोटी बेटी का यानी उस बेटियों से विवाह करना ये करना बंद कर दिया समाज ने। उस परिवार में किसी सयानी लड़की का विवाह एक अच्छे कायस्थ परिवार में लगा। उन लोगों ने शर्त रखी कि अगर 2-4 अच्छे कायस्थ घरों के लोग उनके यहाँ रोटी खा ले तो वे शादी मंजूर कर लेंगे। यानी वहाँ पर शर्त रखी उस परिवार की, जो लड़की का विवाह हो रहा था उस जिस घर में, यानी लड़के वाले ने शर्त रखी कि जो आपके यहाँ पर जो कायस्थ घरों के अच्छे परिवार के 1-2 लोग आपके यहाँ खाना खाएंगे, 2-4 लोग, तो आपको हम विवाह मंजूर करेंगे। मंजूर है आपकी बेटी से हमारे बेटे का विवाह होगा, ऐसी शर्त रखी। इस बहिष्कृत परिवार के लोग जितने भले थे उतने मैंने जीवन में कम देखे थे। सबकी सेवा करने को तैयार और सबके सामने विनम्र। मोहल्ले टोले में किसी के यहाँ शादी का कामकाज होता तो वे हर तरह का काम करते, यानी शादी ब्याह का काम किसी के यहाँ होते तो सभी काम वह करते, पर खाने के समय गायब हो जाते। वे जानते थे कि लोग उन्हें अपने साथ बिठा कर न खिलाएंगे। अपने उदार विचारों के कारण मुझे इस परिवार से बड़ी सहानुभूति थी। जनू चाचा के भाई रामू चाचा, उसके लड़के मुंशी कन्हैयालाल और 2-4 लोग जिसमें मैं भी था। यानी उस परिवार में कौन कौन खाना खाने के लिए गया था? जनू चाचा के भाई रामू चाचा और वो जनू चाचा के भाई थे रामू चाचा और लड़के मुंशी कन्हैयालाल, और लड़कों में मुंशी कन्हैयालाल और 2-4 लोग, और 2-4 लोग में लेखक थे। उस परिवार में रोटी खाने को तैयार हुए। उन लोगों ने बड़ी अभावगत से
हमें खाना खिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे जैसे हमने उनके साथ उपकार किया था, वे उसे व्यस्त न कर सकते हो। हम खुश थे कि चलो हमने एक परिवार का उद्धार किया। बिरादरी के दकिया नुकुस इस पर जले भुने बैठे थे। इसमें हमारे मोहन चाचा भी थे। हमारे यहाँ बहुभोज का भोजन तैयार। 15-20 निकटतम संबंधियों के लिए 8 बजे रात का समय दिया गया था। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजने के लिए निकट हुए पहुँचे, यानी 10 बज गए। 8 बजे का समय था खाने का। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, लेकिन भोजन करने कोई नहीं आया। हम चिंतित थे। तब किसी कहारिन ने बताया कि बाबू मोहनलाल हमारे यहाँ खाना खाने इसलिए न आए थे कि मैंने बहिष्कृत परिवार में भोजन कर लिया था। मेरे हरिजनों के साथ खाने पीने की बात वे जानते ही थे और उन्होंने हमारे सब निकट संबंधियों को आगाह कर दिया था कि जो हमारे यहाँ भोजन करेगा वह जातिच्युत, यानी जो लेखक के यहाँ भोजन करेगा उसको जाति से निकाल दिया जाएगा या जातिच्युत कहा जाएगा। इसी डर से कोई हमारे यहाँ नहीं आया था। मुझे बड़ा क्रोध आया। निमंत्रण न स्वीकार करना मैं समझ सकता था, न आना था तो सूचित करने की भलमनसी तो दिखानी थी, यानी वो पहले से ही घर में कुछ नहीं, घर की स्थिति वैसी है और भोजन जो है सब कुछ वह भोजन ये हो जाएगा, अभी पकाया हुआ भोजन जो है वह खराब हो जाएगा और घर की स्थिति पहले से ही कुछ हालाकी की थी। पर वे तो हमें अपमानित करना चाहते थे। पिताजी बहुत ही दुखी हुए, बिरादरी से कट जाने के भय से कांप उठे। अभी उनकी एक लड़की ब्याहने को थी, यानी एक लड़की जो थी वह, यानी लेखक की बहन, उसका विवाह होना था। मैंने पिताजी को समझाया कि हमें बिरादरी ने छोटू दिया है तो हम अब मानव परिवार के सदस्य हैं। मुझे हिंदू समाज का सारा ढांचा इतना रुग्ण, सड़ गला, दुर्गंधित इससे पहले कभी नहीं लगा। 1923-24 में कविता के नाम से जो मैंने लिखा था वह मैंने नष्ट कर दिया था। यानी 1923-24 के नाम में जो कविता के नाम से लेखक ने लिखा था वह नष्ट कर दिया और उसके लिए मुझे पश्चाताप नहीं। उसमें वास्तविकता होगी, अभिव्यक्ति होगी, पर प्रेपन उद्बोधन शायद ही रहा होगा जिसके बिना कविता नहीं होती। 1929 में मैं फिर कुछ लगा था। 30 में से विशेषकर जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। 1930 की यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में मेरी कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला। यानी लेखक की कहानी को कब प्रथम पुरस्कार मिला, तो 1930 में यूनिवर्सिटी में कहानी प्रतियोगिता हुई थी, तब लेखक की कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला। 31 में से यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न था, पर प्रतियोगिता में मैंने कहानी भेजी थी। यानी लेखक उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी छात्र नहीं थे, फिर भी लेखक ने कहानी भेजी थी। वह कहानी हृदय की आंखें इतनी अच्छी समझी गई कि प्रतियोगिता के अंत में पढ़वाई गई। यानी वहाँ पर 1930 में जब यूनिवर्सिटी में कहानी प्रतियोगिता हुई, उसके लिए कौन सी कहानी भेजी गई थी, तो हृदय की आंखें नामक कहानी लेखक की भेजी गई थी और उसका प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया था, प्रथम पुरस्कार मिला था। और वह प्रतियोगिता में अच्छी कहानी समझी गई और अंत में, प्रतियोगिता के अंत में वह कहानी पढ़वाई गई। प्रेमचंद ने उसे हंस में छपवाया। याद रखिए, हरिवंश की कौन सी कहानी हंस पत्रिका में छपवाई थी प्रेमचंद ने, तो हृदय की आंखें। यह मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन था। मैं सोचने लगा शायद मुझ में कहानीकार के बीज है और मैं अभ्यास करता जाऊं तो संभव है मैं किसी दिन कहानी के क्षेत्र में अपने लिए कोई स्थान न बना सकूं। यानी प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा कहानी लिखने की, तो कहानी के क्षेत्र में भी मैं अच्छी खासा नाम कमा सकता हूं। साथ ही कविताओं के लिए प्रेरित करने को भी मेरे पास कम न था। मेरी कविताओं को देखने वाले इन्हें गिने थे। घर पर शायद श्यामा अकेली, यानी घर पर केवल श्यामा ही लेखक की कविताओं को स्नेह करती थी या चाहती थी। और निकट के मित्रों में केवल महेश, दूर के मित्रों में श्री कृष्ण सूरी मेरे कहानी से मेरा कवि अधिक संकोचित था, यानी कहानी से संकोचित कवि था। और घर में केवल श्यामा ही उसके कवि को या कहानी को लेखन को ये करती थी, और मित्रों में महेश और दूर के मित्रों में कृष्ण सूरी, यह दो ही लोग ये करते थे। कुल 3, श्यामा, महेश और कृष्णचंद्र, श्री कृष्ण सूरी। कहानी से मेरा कवि अधिक संकोचनशील था। श्यामा की शिक्षा घर पर ही हुई थी।
हिंदी की थोड़ी अंग्रेजी की, यानी श्यामा की जो पढ़ाई थी वह घर पर हुई थी, कुछ अंग्रेजी की और कुछ हिंदी की। एक ईसाई महिला उन उसको और उसकी चचेरी बहन को पढ़ाने आती थी। पढ़ने पढ़ने का उसे शौक था, कविता का भी, जो विशेषकर मेरे संपर्क में और बढ़ा। यानी जो कविता पढ़ने का श्यामा को शौक था, तो वह शौक लेखक के पढ़ाने से और बढ़ गया। और लेखक को यानी श्यामा को ट्यूशन देने के लिए कौन आता था? एक ईसाई परिवार की महिला आती थी, याद रखिए। कविता की कोई अच्छी पुस्तक मैं देखता तो उसे खरीद लाता, उसे भेंट कर देता। यानी कविता की कोई अच्छी किताब है तो लेखक वह लाकर श्यामा को पढ़ने के लिए देता, उसे भेंट कर देता, वह खुद पढ़ती। अक्सर तो उसी लंबी लंबी बीमारियों में मैं ही उसे पढ़कर सुनाता। महेश मेरी कविताओं को पसंद करते, यानी महेश जो है महेश जो लेखक के मित्र है, वह लेखक की कविताओं को पसंद करते। सूर्य मेरी कविताओं की प्रशंसा करते और श्यामा चाहती कि मैं सदैव कविता में डूबा रहूं। यानी श्यामा जो चाहती थी मैं कविता में डूबा रहूं। महेश लेखक की कविता को पसंद करते थे। जो श्री कृष्ण सूरी है वह कविता की प्रशंसा करते थे और श्यामा चाहती थी कि मैं निरंतर कविता, सदैव कविता में डूबा रहूं। कविता में मेरा भविष्य शायद ही उसने देखा होगा, यानी श्यामा ने देखा होगा, कविता में ही भविष्य है। इतना तो उसने अनुभव किया होगा कि काव्य सृजन में ही मेरा मन कुछ शांति, कुछ मुक्ति पाता है, जो अन्यथा उद्भ्रांत अथवा अशांत रहता है। शायद आप भी मन शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण, तन्मयता, तल्लीनतापूर्ण आत्मस्मरण मैं काव्य सर्जन के ही क्षणों में जानता हूँ, जिसे अब मैं समाधि कहने लगा हूँ। जब मैं अपनी अनुभूतियों में जीता हूँ, कला के माध्यम से अनुभूतियों को जीना शायद जीने से अधिक घनत्व से, तीव्रता से, गहराई से जीना है। तब मैं सारे संसार के लिए मर जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा न करे जिसमें मैं संसार में जीने के प्रति सचेत हो जाऊं। जब तक कि मेरी ही समाधि न टूटे, और उन दिनों मेरी समाधि में किसी प्रकार की बाधा न बनने का श्यामा ने सब तरह से प्रयत्न किया। स्कूल या विद्यापीठ में पढ़ाने में निश्चय मुझे उनसे ज़्यादा समय लगना पड़ता था, जितना यूनिवर्सिटी में पढ़ने में ट्यूशन 2 या 3 मुझे अब भी करनी पड़ती थी। यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और बाहर भी ट्यूशन लेते थे, फिर भी अपने पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास काफ़ी समय था। सुबह जल्दी जागने, रात को देर से सोने का लंबा अभ्यास अब आदत बन गया था। यानी अभ्यास हो गया था, हर रोज़ सुबह जल्दी जगना और रात को देर तक जागते पढ़ाई करना। ये लगभग 4 वर्ष अपने विविधतापूर्ण स्वाध्याय के अतिरिक्त मैं कहानियाँ भी लिखता रहा, कविता भी लिखता रहा, जैसे कवि और कहानीकार दोनों मेरे अंदर परस्पर संघर्ष कर रहे हो। लेखक कहते कि जैसे कहानीकार और कवि जो है दोनों मेरे अंदर संघर्ष कर रहे हो, और अभी तक मैं निश्चय न कर सका हूँ कि विजय का सेहरा किसके माथे बांधूं, यानी कहानीकार के बांधूं या कवि के। कुछ कविताएं, कहानियाँ पत्रों में भी छपी है। मैंने कहानियों का एक संग्रह तैयार किया है। जैसे नए लेखकों के मन में प्राय यह कमजोरी होती है कि कोई बड़ा आदमी उसकी कृति की भूमिका लिख देगा तो प्रकाशक उसे फौरन छाप देगा। ये बात सभी नए लेखकों के मन में रहती है। मेरा अब एक एकांकी संग्रह है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई एक अच्छा खासा लेखक जो है वह उसकी भूमिका लिखे। और वैसे अच्छे खासे लेखक जो है मेरे मित्र भी हैं, हमारे गुरुवर्य भी बहुत बड़े लेखक हैं हिंदी साहित्य में। खैर छोड़िए, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मुझ में भी थी। मैंने उसकी भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से लिखा, यानी लेखक का जो कहानियों का संग्रह था, उस कहानी की संग्रह की भूमिका किसने लिखी थी? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखवाई थी। जमीन से उठकर मैं पेड़ की डाल पर फुगनी पर नहीं, हर एकदम पहाड़ की चोट पर बैठकर चहकना चाहता था। मैंने अपना संग्रह प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत किया। हिंदुस्तानी अकादमी को कुछ दिनों बाद अकादमी ने प्रकाशित करने में असमर्थता व्यक्त करके संग्रह लौटा दिया। यानी लेखक का कहानी संग्रह कहाँ से प्रकाशित करने के लिए इनकार कर दिया? तो हिंदुस्तानी अकादमी ने, याद रखिए, पूछा जा सकता है। निराश होकर स्वाभाविक था,
पहले तो मैंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की भूमिका फाड़ दी, यानी फिर वह लौटा दिया। तो पहले लेखक ने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की जो भूमिका लिखी हुई थी वह फाड़ दी, फिर कहानियाँ फाड़कर रही की टोकरी में डाल दी, यानी कहानियाँ भी फाड़कर डाली। 14 वर्षों बाद जब भारती भंडार ने मेरी प्रारंभिक रचनाओं को छापना चाहा तो मुझे उन्हें पत्र पत्रिकाओं से अपने पुराने कागज़ों को फर्स्ट ड्राफ्टों से फिर से तैयार करने में काफ़ी परेशानी पड़ी। यानी बाद में 14 वर्ष बाद भारती भंडार प्रकाशन ने लेखक की रचनाएं छापना प्रारंभ चाहा, तो लेखक ने जो भी फेंकी हुई रचनाएं थी, जो भी कागज़ थे, वह इकट्ठा करना प्रारंभ किया और वह हिंदुस्तानी अकादमी ने लेखक का कहानी संग्रह प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। यह भी बात पूछी जा सकती है। शायद उसी दिन मेरे मन में यह निर्णय लिया था कि मैं कहानीकार नहीं बन सकता, यानी लेखक कहानीकार नहीं बन सकते, यह निर्णय लिया। आप कविता की दिशा को अपनाओ, संग्रह प्रकाशित हो जाता तो उसका प्रोत्साहन शायद मुझे कहानी उपन्यास के क्षेत्र में बढ़ने को प्रेरित करता। यानी लेखक कहते हैं कि यदि कहानी संग्रह प्रकाशित हो जाता तो मैं कहानीकार, उपन्यासकार बनने के लिए प्रेरणा मिलती थी। जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही वास्तविक में जीवन को दिशा देती है। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, जीवन की ऐसी आकस्मिक घटनाएं ही जीवन में वास्तव जीवन में दिशा देती है, और जिसे हम नियति का गंभीर सा नाम देते हैं, शायद बहुत नगण्य सी लगने वाली घटनाओं से अपने बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करती रहती हैं। क्या मेरे अंदर का कहानीकार मर गया? मरता जीवन में कुछ भी नहीं, केवल रूप बदलता है। यानी लेखक कहते हैं कि मरता जीवन में कुछ नहीं है। लेखक को लगता है कि क्या मेरे अंदर का कहानीकार जो है वह मर गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि मरता जीवन में कुछ नहीं, केवल उसका रूप बदलता है, आकार बदलता है। कहानीकार मेरे कवि में आत्मसात हो गया, यानी कहानीकार जो है वह कहानीकार का रूप जो है अब कवि के रूप में परिवर्तित हो गया है। ऐसा मेरे बहुत से पाठक मुझसे कहते हैं कि मेरी बहुत सी कविताओं के पीछे किसी कहानी की कल्पना कर लेना कठिन नहीं। कुछ लोगों ने मेरी कतिपय कविताओं को लेकर वास्तव में कहानियाँ गढ़ी है, वे छपी भी है। बहरहाल उस दिन के बाद मैंने केवल एक कहानी लिखी, अगर कहानी उसे कह सकते हो तो, जो निशा निमंत्रण के आरंभ में, यानी जो निशा निमंत्रण जो ये है कविता संग्रह है, उसके आरंभ में लेखक ने एक कहानी लिखी है। कविताओं के भी मैंने कई संकलनों की कल्पना कर डाली थी और उन्हें अलग अलग कापियों में लिखकर श्री कृष्ण सूरी के पास भेज दिया था। पहला संग्रह तेरा हार, यानी लेखक का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तेरा हार नाम से छपवाना चाहता था। उन्हीं दिनों मुंशी कन्हैयालाल के संपादन में श्री सुखदेव प्रसाद बिस्मिल इलाहाबादी का उर्दू संग्रह दीवाने बिस्मिल, यानी याद रखिए दीवाने बिस्मिल यह किसका उर्दू संग्रह था? तो यह बिस्मिल का था, श्री सुखदेव प्रसाद बिस्मिल, यानी सुखदेव प्रसाद का उपनाम बिस्मिल था और उसका उर्दू संग्रह दीवाने बिस्मिल नाम से शायद इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। मेरा आना जाना मुंशी कन्हैयालाल के यहाँ भी था, जिनको घर पर बुबुन दादा कहते थे। यानी मुंशी कन्हैयालाल को घर पर क्या कहते थे पूछा जा सकता है, तो बुबुन दादा कहते थे, याद रखिए। मैंने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि संग्रह प्रकाशित करने की। उन्होंने मेरी ओर से कटरा के राम नारायण लाल पब्लिशर और बुक लेसर से बात की। वे संकलन छापने को तैयार हो गए। शर्त यह रखी गई कि 1000 प्रतियां छापेंगे, यानी शर्त कितनी प्रतियां छापेंगे? तो 1000 प्रतियां छापेंगे, मगर रॉयल्टी कुछ न देंगे, यानी जो भी रॉयल्टी है वह कुछ न देंगे। रॉयल्टी यानी क्या है? समझो 100 रुपये किताब की कीमत है। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था, और यह पढ़ा था 100 रुपये की किताब है। 100 रुपये यदि कि कोई खरीदता है तो उसमें से लगभग 70 या 60 रुपये जो है वह लेखक को मिलता है, और बाकी का जो 30 रुपया है वह उस प्रकाशन को मिलता है। सिर्फ 250 प्रतियां भेंट स्वरूप में, यानी वहाँ पर 1000 प्रतियां छापी जाएगी और 1000 में केवल 250 प्रतियां जो है वह लेखक को भेंट दी जाएगी और बाकी कुछ नहीं। दाम 1 रुपया होगा, यानी उसका प्रकाशन का दाम 1 रुपया होगा। मैं चाहूँ बेच लूँ चाहे बांट दूँ, ऐश के लोभ ने अर्थ लाभ पर विजय पाई। यानी मैंने प्रकाशक की शर्त स्वीकार कर ली थी, यानी लेखक को प्रकाशित करनी थी कृति, इसलिए उसने स्वीकार कर ली। संपादक की जगह पर हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुंशी कन्हैयालाल MALLLB का नाम छपा
गो की संपादक उन्होंने एक अक्षर का न किया था। मैं स्वीकार करूँगा मेरी इच्छा से रचयिता के न कुछ से हल्के नाम बच्चन को संपादन के एक भारी डिग्रीधारी नाम का सहारा और वजन देने के लिए प्रारंभिक संबोधन में भी किया, यानी वो करने के लिए प्रकाशित कृति करने के लिए तेराहार उसमें जो है वह प्रकाशक था, संपादक था, उसमें बच्चन नाम दिया था और तब से बच्चन नाम पड़ा है शायद। उनके निवास कृष्णकंज का दिया गया है। बच्चन जो नाम है वह उनके निवास का नाम था, उसके किसके जो कन्हैयालाल मुंशी कन्हैयालाल के निवास का नाम था और वही नाम दिया गया है बच्चन। जिस दिन पुस्तक प्रकाशित हो गई शायद सन 1932 की जनवरी का पहला सप्ताह था, यानी लेखक का तेराहर नामक कविता संग्रह जो है वह 1932 में प्रकाशित हुआ जनवरी के पहले सप्ताह में। मैं प्रकाशक के यहाँ अपनी प्रतियाँ लेने गया। मुझे 250 प्रतियाँ का बंडल दे दिया गया और उसे अपने कंधे पर रखकर मैं ऐसे गर्व से चला जैसे पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु को ले अपनी पीठ पर बिठाकर उड़े जा रहा हूँ। हाँ, उड़े जा रहा था। मेरे पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी सर्वप्रथम कृति प्रकाशित हो गई थी। पहली बार अनुभूति हुई। कवि की पहली रचना का प्रकाशन उसके लिए उतना ही रोम रोम प्रहर्षक होता है जितना प्रेयसी का प्रथम आलिंगन, यानी जितना एक प्रेयसी का प्रथम आलिंगन उतना रोमांचक होता है, उसी प्रकार लेखक की पहली कृति प्रकाशित होती है तो वह आनंद भी उसी प्रकार होता है। एक बात याद रखिए, सच में आनंद काफ़ी अच्छा होता है। जब मेरी पहली कविता अमेरिका में प्रकाशित हुई थी, हम हिंदुस्तानी नामक मैगजीन में, तब मैं एमए द्वितीय वर्ष में था, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। एमए द्वितीय वर्ष में था मैं, तब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। एक उत्साहपूर्वक प्रेरणादायी कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी। वह अमेरिका में हम हिंदुस्तानी जनवरी महीने में भी वह प्रकाशित हुई है। जनवरी महीने भी मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, बहुत अच्छी कविता थी। वह अब मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बहुत अच्छी खुशी होती है। और जब मेरी वह पहली कविता प्रकाशित हुई तो जिस मेरे अध्यापक ने मुझे कविता लिखाना सिखाता, कविता छंद बनाने सिखाए थे, उनको मैंने बताया तो वह भी बहुत खुश हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ते की एक घटना अविस्मरणीय है। कटरे में मेरे एक मित्र रहते थे, श्याम गोपाल शिवली, यानी रास्ते में एक मित्र रहते थे श्याम गोपाल शिवली। उनके चाचा राम गोपाल शिवली सरकारी शिक्षा सेवा में किसी पद पर थे। सामने से आते दिखे, पूछा क्या लिए जा रहे हो, यानी किसने पूछा? राम गोपाल शिवली ने पूछा कि क्या लेके जा रहे हो बंडल में। इसमें अधिक सुखद प्रश्न शायद ही जीव, यानी क्या लेकर जा रहे हो, और बताने की पहले से उत्सुकता थी। तो मैंने विभोर होकर कहा, मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई है, यानी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई। कहा, छायावादी नीरव शोर की कोई सत्ता हो तो उसमें मैं यह वाक्य उद्घोषित करता चला ही था। मैंने बंडल खोलकर उसको एक प्रति भेंट दी, यानी लेखक ने पहली कृति किसको भेंट दी? तो राम गोपाल शिवली को पहली पुस्तक भेंट दी और वह राम गोपाल शिवली सरकारी शिक्षा सेवा के पद पर थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, यानी लेकर राम गोपाल शिवली ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला। कहा, मैं तुम्हारी पहली किताब की पहली प्रति मुफ्त नहीं लूँगा, यानी वह कहाँ राम गोपाल शिवली ने कहा कि मैं तुम्हारे किताब की पहली जो प्रति है वह मुफ्त में निःशुल्क नहीं लूँगा, खरीदूँगा। पहली बोहनी दिन भर की बिक्री का भाग्य निर्माण करती है, यानी पहली जो बोहनी होती है, पहली जो बिक्री होती है वह दिन भर की बिक्री का भाग्य निर्माण करती है, यानी दिन भर की बिक्री अच्छी होती है। तुम्हारी पुस्तकें लाखों में बिके। मेरी माँ कहती थी कि दिन भर मैं एक बार सरस्वती स्वयं मनुष्य की जीवा पर बैठकर बोलती है, यानी दिन भर में एक समय ऐसा आता है कि सरस्वती जो है खुद मनुष्य के जुबान पर बैठकर बोलती हैं। उस समय राम गोपाल शिवली की जीवा पर सचमुच सरस्वती बोली थी। शिवली साहब का देहावास हो गया, यानी शिवली साहब जो का देहावास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। मैं उसकी हृदय से निकली सच्ची सद्भावना के प्रति सदा नतमस्तक रहा हूँ। घर आया तो श्यामा के उल्लास को क्या बताओ, यानी घर आया तो श्यामा भी खुश हुई। पुस्तक देखकर उसका जोर उतर गया था, जैसे कभी बीमार नहीं रही। एक रात के लिए वहाँ जॉय
साकार हो गई थी, यानी एक रात के लिए उसकी बुखार जो है कम हो गया था, यानी वो खुश हो गई थी इसके कारण। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में तेरा हार की जो आलोचना हुई थी उसे आज मैं अतिशयोक्ति कहूँगा, पर उसमें मेरे कवि को निश्चय प्रोत्साहन मिला था। यानी वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में तेरा हार पुस्तक की आलोचनाएं छपी थी और वह अतिशयोक्ति कहूँगा लेखक कहते हैं। विश्वास को भी प्रोत्साहन चाहिए। मेरे कवि होने का विश्वास मुझ में श्यामा ने दृढ़ किया, यानी लेखक जो है कवि है, इसका जो दृढ़ विश्वास जो है वह श्यामा ने किया था और उसका समर्थन श्री कृष्ण ने प्रताप ने लिखा था। हाँ, कविताएं उत्तम भावों से परिपूरित है, यानी कविता यानी प्रताप ने लिखा था कविताएं उत्तम भाव से परिपूरित है। चांद ने कविता प्रेमियों को इसे एक बार अवश्य देखना चाहिए। वीना ने यानी चांद पत्रिका में लिखा था कविता प्रेमियों ने को एक बार तेरा हार कविता संग्रह देखना चाहिए। और प्रताप पत्रिका में कविताएं उत्तम भावों से परिपूरित है यह भी लिखा था, आलोचना की थी। वीना ने बच्चन उन छपे हुए सुकवियों और सुलेखकों में जिसकी प्रतिभा का फूल खिलकर भी अपने आप में छिपा रहना चाहते हैं। हंस ने कवि अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करने में सफल हुआ, यानी हंस ने लिखा था हंस पत्रिका में कि कवि जो है अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करने में सफल हुआ है। भावी भी समझने में कठिनाई नहीं होती। जटिल कल्पना तथा शब्द जाल से लेखक दूर है। लेखक सचमुच कवि हृदय है और होनहार है और विश्वामित्र ने लिखा था, यानी विश्वामित्र पत्रिका में लिखा था। इसके रचयिता महोदय का नाम यद्यपि हम हिंदी में प्रथम बार देख रहे हैं, तथापि कविताएं पढ़ने से मालूम होता है कि वे इस कला में सिद्धहस्त हैं। यह सब पढ़कर उस समय सुख हुआ था, पर कला मुझमें जितनी है वह मैं बखूबी जानता था। मैं अपनी अनुभूतियाँ स्वाभाविक ढंग से कही थी या इस ढंग से जो मेरे लिए स्वाभाविक था। यदि यही कला है तो काव्य कला की साधना मेरे लिए दुसाध्य नहीं होनी चाहिए। मुझे बल था तो अपनी अनुभूतियों का, यदि उसमें ताप में दाह में शब्द कला बनकर निकल सके तो निकले। कला के संबंध में यह मेरा मूलभूत सिद्धांत तब भी था, आज भी है। कवि हूँ तो मुझे वचन प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं। यानी लेखक कहते हैं कि कवि हूँ तो मुझे वचन प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं। अपनी बात कहने में, पूरी तरह कहने में जितनी वचन प्रवीणता उसमें अनिवार्य रूप से संबंध होकर जुड़कर आए, मेरे लिए उतनी ही पर्याप्त है। जैसे मांस के साथ त्वचा के साथ ऊपर रंग गोगन क्रीम पाउडर पोतने की न मुझ में क्षमता है और न मेरी रुचि है। यानी त्वचा पर जो है क्रीम पाउडर लगाकर सौंदर्य करने की रुचि नहीं है, अनुकूल है। त्वचा में मांस में दौड़ते स्वस्थ रक्त की जितनी आभा है, कविता में उतनी ही कला मुझे सह्य है। जो कवि है यानी जो भावों का धनी है, यानी जो कवि है वह भावों का धनी है। जिसके पास भावों का भरमार है वही कविता लिख सकता है। अनुभूतियों से विभिन्न है, उसे कवित्व विवेक की आवश्यकता नहीं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ ही लिखी कागज कोरे। और इसकी अंतिम परिणति इसी आत्मानुभूति में होती है। कवि न हो इसको कोई तरह से संसार के बड़े कवियों ने कहा है। कीटस ने कहीं लिखा है, यानी कीटस ने लिखा है कविता ऐसे ही सहज रूप से कवि के पास आनी चाहिए जैसे पेड़ में पत्तियाँ, यानी जैसे सहज रूप में पेड़ पर पत्तियाँ आती है उसी प्रकार सहज रूप में ही कवि के अंदर, मन के अंदर कविता की पंक्तियाँ आनी चाहिए। पर पेड़ धरती के भीतर भीतर को हो, जो भोगता जीता सहता खटकता पटकता मरता जुड़ता है, वही तो पत्तियों के निकलने को सहजता बनाता है। थ्योरो से किसी ने पूछा, यानी थ्योरो से किसी ने पूछा, थ्योरो याद रखिए, थ्योरो ने किसी से पूछा शैली क्या है, यानी थ्योरो नामक एक विद्वान था, उसको किसी ने पूछा कि शैली क्या है। उसने कहा बंदूक का घोड़ा दबाना, यानी बंदूक का घोड़ा दबाना एक शैली है। पर घोड़ा दबाना तभी प्रभावकारी सार्थक हो सकता है जब बंदूक भरी हो, यानी घोड़ा दबाना कब सार्थक होता है बंदूक का, जब बंदूक भरी हो, यानी बंदूक में गोलियां हो, तभी घोड़ा दबाना सार्थक होगा, अन्यथा कोई नहीं है, ऐसी ही एनर्जी चली जाएगी। मेरा लक्ष्य तो यही रहा है कि
मेरी बंदूक भरी हो और कविता लिखना मेरे लिए इतना सहज हो जैसे घोड़ा दबाना। शायद मैंने अपने काव्य जीवन भर यही किया भी है। यह और बात है कि कभी मेरी बंदूक में थी 7.5 यानी 7.5 की गोली रही, यानी जो 7.5 की जो बंदूक रहती है उसकी गोली हो। कभी थी नाट थी, कभी भरे छर्रे रहे थे, यानी कभी गोली थी कभी छर्रे थे। छर्रे जो साइकिल के पहिए में रहते हैं वहाँ। कभी शायद सूखी या गीली बारूद भी रही है। जब मैंने लिखा कि मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों, तब मैं सिर्फ यही नहीं बनना चाहता, यानी लेखक ने लिखा मैं कलम और बंदूक चलाना चाहता हूँ, यानी कलम भी चलाना चाहता हूँ और बंदूक भी चलाना चाहता हूँ, यह लेखक ने कहा। सिर्फ यही सिर्फ यही बनना चाहता था कि मैं कभी कभी यूओटीसी का सदस्य रहा हूँ, बल्कि संकेत से वह भी जो मैं ऊपर कहाँ आया हूँ। तेरा हार जिन दिनों प्रकाशित हुआ मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाता था, यानी तेरा हार नामक जो 1932 में लेखक का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, तब लेखक प्रयाग में महिला विद्यापीठ में पढ़ाते थे। महादेवी जी वहाँ वहाँ प्रिंसिपल बनकर आई थी। याद रखिए महादेवी जी 1907 में जन्मी है और हरिवंश का भी जन्म 1907 में ही हुआ है। यानी तब वहाँ बनकर आई थी वहाँ पर, यानी प्रयाग 1932 में जब लेखक का तेरा हार नामक का कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, तब लेखक किस कॉलेज में पढ़ाते थे? प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाते थे और वहाँ के प्रिंसिपल महादेवी वर्मा जी थी, याद रखिए। आई तो मैंने तेरा हार की एक प्रति उन्हें भेज दी, यानी वहाँ महादेवी वर्मा आई तो महादेवी वर्मा को लेखक ने एक तेरा हार नाम की जो पुस्तक थी, किताब थी, उसकी भेंट दी। मुझे याद है उन्होंने उसे उलट पलट कर मुझसे कहा था, हार तो मोती माणिक का होता है, यानी हार तो मोती माणिक का होता है, 9 लाख हार फूलों की तो माला होती है। मैं तो उनकी मान ली, पर उनके सामने उनकी एक पंक्ति भी सुना दी, यानी उनके महादेवी के सामने महादेवी की एक पंक्ति सुना दी, चढ़ा न देवों के चरणों पर गूंथा गया गया न जिसका हार। शायद उन पर यह व्यक्त करने के लिए कि मैंने उसकी रचना निहार ध्यान से पढ़ी थी, यानी महादेवी की कौन सी रचना लेखक ने हरिवंश ने ध्यान से पढ़ी थी? तो निहार पढ़ी थी, याद रखिए। प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी जी के संपर्क में आने की और कोई बात मुझे याद नहीं। मेरे जीवन और मेरे काव्य दोनों के विकास में रुबाइयात उमर खयाम और उसके अनुवाद का विशेष स्थान है, यानी लेखक जो कहते हैं कि मेरे जीवन में, यानी लेखक के जीवन में और लेखक के काव्य के विकास में रुबाइयत उमर खयाम के विशेष अनुवादों का विशेष स्थान है। जिन परिस्थितियों में रुबाइयात मेरे प्राणों की पुकार बनी, उसकी चर्चा मैं विस्तार से खयाम की मधुशाला की भूमिका में कर चुका हूँ। यह अनुवाद मैंने 1933 की गर्मियों में किया था। जो बात पहले कह चुका हूँ उनको दोहराना बेकार होगा। यहाँ सिर्फ इस पर जोर डालना चाहता हूँ कि यह अनुवाद मैंने किसी साहित्यिक अभ्यास के रूप में नहीं किया था। जैसे मैं जीवन की बहुत सी विवशताएँ जी रहा था, वैसे ही यह अनुवाद करना भी मेरे जीवन की एक मांग मेरे जीवन की एक विवशता थी। जितना इस अनुवाद ने अवश्य किया कि जो कुछ अपना भोगा सहा जिया, कहीं मेरे से अंदर घुमट रहा था। इसने उसे व्यक्त करने का एक प्रतीक, एक मुहावरा दिया। उमर खयाम के प्रति मैंने अपना ऋण एक कविता में स्वीकार किया, यानी उमर खयाम का जो ऋण था वह लेखक ने एक कविता में स्वीकार कर लिया, पर बिना अपनी पूंजी के मधुशाला का प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता। आपने उपयुक्त रूपक बंदूक का प्रयोग करूँ तो मुझे कहना होगा कि बंदूक मेरी भरी थी बड़ी ही जीवंत, सशक्त और लक्ष्यभेदी गोलियों से। उमर खयाम से जो मैंने सीखा वह केवल घोड़ा दबाना था। घोड़े दबाने की कला कोई छोटी कला नहीं, यानी घोड़े दबाने की कला कोई छोटी कला नहीं। बहुत सी दुनिया भरी बंदूकों के इसके अभाव में भरी की भरी ही पड़ी रहती है, यानी बहुत सारे लोगों के पास बंदूक है, गोलियां है, फिर भी उनको घोड़ा दबाने की ही ये नहीं है। गोलियां जाम हो जाती है और आदमी भूल भी जाता है कि
कभी उसके पास इतना मजबूत हथियार था, यानी वह भरी की भरी लग जाती है, गोलियों पर गंज चढ़ जाता है और वह वो भरी की भरी बंदूक खराब हो जाती है और लोग भूल जाते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा हथियार बंदूक है। पर बिना भरी बंदूक के सिर्फ घोड़ा दबाने वाले शायद अधिक उपास्पद, यानी बिना भरी बंदूक, खाली बंदूक का एक घोड़ा दबाने वाले एक वह उपहासास्पद हो जाते हैं। 1930 से मेरे की आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई, यानी 1930 के बाद लेखक के घर की जो आर्थिक स्थिति थी वह नाजुक हो गई। शालिग्राम की 35 रुपये महीने की नौकरी लगी थी, यानी शालिग्राम को 35 रुपये महीने की नौकरी लग गई थी। पिताजी की 75 रुपये प्रति माह पेंशन बंद हो गई थी, यानी पिताजी को जो 75 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी वह भी बंद हो गई थी। पेंशन बंद हो गई। 32 में शालिग्राम की बदली प्रयाग बनारस हो गई, यानी 1932 में जो है शालिग्राम की बदली जो थी ड्यूटी पर वह 1932 में कहाँ पर हो गई, प्रयाग से बनारस में हो गई। वे अपनी छोटी सी तनख्वाह में क्या अपने ऊपर खर्च करते, क्या घर बेचते। उनकी पत्नी उनके साथ थी। मैं ट्यूशन और नौकरी से 60 रुपये से अधिक घर न ला सकता था, यानी लेखक ट्यूशन लेकर नौकरी लेकर केवल 60 रुपये से अधिक घर नहीं ला सकते थे। श्यामा 2-4 महीने ठीक रहती, 2-4-6 महीने को चारपाई पकड़ लेती, यानी श्यामा जो है 2-4 महीने ठीक रहती और फिर चारपाई पर लेट जाती, फिर उसकी बीमारी बढ़ जाती, तपेदिक की बीमारी। श्यामा के पिता जानते थे कि हम श्यामा का समुचित इलाज भी नहीं करा सकते। श्यामा की तबीयत खराब होती तो वे उसे घर बुला लेते और अच्छे से अच्छा इलाज करते। जब अच्छी हो जाती फिर हमारे यहाँ भेज देते, यानी श्यामा के पिताजी जो है बीमार हो जाती तो श्यामा को ले जाते, इलाज करते और अच्छे हो जाने पर भेज देते। जहाँ इसके लिए हम बाबू राम किशोर के आभारी थे, वहाँ हमको इसकी लज्जा भी थी। मेरी छोटी बहन को दौरे की एक विचित्र बीमारी हो गई थी, यानी लेखक के छोटे बहन को जो है दौरे की बीमारी हो गई थी। बैठे खड़े चलते फिरते अचानक उनके मुंह से एक चीड़ निकलकर और वह बेहोश होकर गिर पड़ती थी। लेखक की छोटी बहन, कोई कहता हिस्टेरिया है, कोई कहता मिर्गी, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, होम्योपैथ, ओझा, साधु, सन्यासी, सबकी दवा दाय उपाय किए जाते थे पर कोई लाभ न होता, यानी सब उपाय करते थे लेकिन कोई लाभ न होता। टोडगे टामन, झाड़ू फूंक, पूजा पाठ, व्रत उपवास जो बताता उसके लिए कराया जाता पर उसे दौरे आते जाते जब तक अचानक और सब कुछ किए धरे पर पानी फिर जाता। ऐसी स्थिति में एक बात अच्छी हुई, पायनियर प्रेस में एक टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव एजेंट और संवाददाता की आवश्यकता हुई, यानी पायनियर प्रेस में एक टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव एजेंट और संवाददाता की आवश्यकता हुई। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा और कुछ मेरी योग्यता, कुछ पिताजी के पूर्व संबंध से यह नौकरी मुझे मिल गई। मैंने विद्यापीठ की नौकरी छोड़ दी, यानी लेखक ने विद्यापीठ की नौकरी छोड़ दी। मैं 100 रुपये मासिक वेतन था, यानी वहाँ पर 30 रुपये मिलता था लेखक को प्रयाग महिला विद्यापीठ में, और लेखक को अब 100 रुपये वेतन था। इंटर में यात्रा करने का किराया मिलता था, यानी यहाँ पर यात्रा करने का किराया मिलता था क्योंकि स्टोरी के बारे में लिखना था। 3 रुपये प्रतिदिन ठहरने का, भोजन के लिए भत्ता। काम था संयुक्त प्रांत के नगरों में जाना, कचहरियों से पायनियर के लिए कोर्ट नोटिस का विज्ञापन इकट्ठा करना, यानी काम क्या था, संयुक्त प्रांत था तो संयुक्त प्रांत के नगरों में जाना, कचहरियों में पायनियर के लिए नोटिस, कोर्ट का नोटिस विज्ञापन इकट्ठा करना। कहीं कचहरी में रोचक मुकदमे चल रहे हो तो उसकी रिपोर्ट भेजना और पायनियर के स्थान एजेंटों से मिलकर पत्र की खपत और बिक्री बढ़ाने की योजना बनाना। रुबाइयात के अनुवाद ने मेरे हृदय की बंद सुराही के मुंह से ढक्कन खींच लिया था और मदिरा की धारा बह चली थी। मधुशाला के रूप में कूजा कविता, कूजा पत्रकारिता, कूजा मधुशाला, कूजा कचहरी, कूजा साकी, कूजा अखबार का एजेंट, कूजा शराब के जाम, कूजा पैसों का हिसाब किताब। मेरी आर्थिक मजबूरियों ने कैसे मानसिक द्वंद्वों और तनावों के बीच मुझे काम कर भेजा था, यानी आर्थिक जब संकट आता है तो इंसान जो आर्थिक संकट है या पैसे के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है वह लेकर कह रहे हैं। इसे मेरे अतिरिक्त केवल 2 व्यक्ति जानते हैं, श्यामा और किसी अंश में मुक्त जी, यानी केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं उसका संघर्ष। श्यामा और किसी अंश में मुक्त जी को कुछ दिनों से
मेरे घर आने लगे थे और मेरे सृजन में रुचि रखते थे, पर मैं अपने काम पर विवश होकर किसी पराजित भावना से अभिभूत होकर बलि के बकरे के समान नहीं गया। मैं गया समरोन्मुख योद्धा के झोंक में। जीवन ने मेरे कवि को चुनौती दी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कवि किस धातु का बना है इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। यदि मेरे कवित्व में कुछ दम है तो उसे दुनिया के प्रबल झोंके झटकों से नहीं उकड़ सकेंगे। यानी यदि मेरी कविता में दम है, बात है कुछ खास, तो कोई इसको हटा नहीं सकता। अगर वह निष्प्राण है तो उसका जल्दी ही जल्दी मेरे अंदर से निकल जाना मेरे हित में होगा। फिर मैंने जीवन और काव्य को अलग कब माना? यानी लेखक ने जीवन और काव्य को एक ही माना। यदि मेरा जीवन ही काव्य नहीं है तो कवित्व नाम की कोई चीज़ है मेरे अंदर नहीं है। कवित्व यदि कमल है तो जीवन जल है। यानी कवित्व यदि कमल है तो कमल कहाँ पर खिलता है? जल पर खिलता है। तो जीवन क्या है? जल है। कीचड़ कांदो सेवार बदबूदार और उसमें किलबिलाते कृमि कीट सही सर्प और उसी पर उछलते उतराते गंध बंडूक अपरूप केकड़े तल में पड़े छोटे बड़े घोंगे घोंगिया काई काई खाई सीपिया मंद कवि यश प्राति लेना चाहेगा पंकज और नाक भो सिकोड़ेगा उस पर पंख से जिसमें पंकज का मूल है जो सरजीज की कीच को कुचलकर अपना सिर ऊपर नहीं उठाएगा वह कागज का होगा। प्लास्टिक का नकली निर्जीव निर्वास निस्तब्धत्व निस्सत्व मुझे अपने काव्य की ध्वनियाँ जजो मुजरिमों वकीलों गवाहों के बहस मुहाब से कचहरी के मुकामों रजिस्ट्रार से लेकर चारपाइयों चपरासियों तक की तकरारें टेशन के फेरी वाले के नारे पुकारे शहर की गली के शोर ओ गुल और होटलों भोजनालयों ढाबों इकट्ठे होने वाले तरह तरह के मुसाफिरों की गुफ्तगू के बीच की सुननी होगी। सुन सकेगा न भी सुन सकूंगा तो क्या? कविता जाए तो जाए। सजीव कविता घर में रोगी पड़ी है। यानी जो सजीव कविता जो है श्यामा वह घर में रोगी रूप में पड़ी है। प्रतिदिन क्षीण होती पीली पड़ती तनख्वाह इस नौकरी में अच्छी मिलेगी। श्यामा का मालूज इलाज हो सकेगा। यानी इस तनख्वाह से जो है श्यामा का जो है इलाज हो सकेगा। उसको घर से क्या मिला है? शायद 2 वक्त रूखे सूखे भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं। कपड़े वह अपनी ज़रूरत के अपने मायके से लाती थी। यानी श्यामा जो है कपड़े अपने मायके से लाती थी। जो दे सकती थी उसी ने सबको दे दिया। यानी जो भी देना था दे दिया। गहने अपनी देवरानी को, यानी गहने जो है अपने देवरानी को दिए। रुपये जब तक मुझे बड़ों को आदर छोटों को स्नेह मही 7 वर्ष के अपने वैवाहिक जीवन में उसे क्या दे सका हो। यानी लेखक कहते कि 7 वर्ष के, यानी श्यामा के साथ कितने वर्ष का वैवाहिक जीवन था? तो 7 वर्ष का था, याद रखिए। कपड़े के नाम पर एक खादी की धोती, गहने के नाम पर एक हरे नीम के सिंके से बनी अंगूठी जो मैंने एक दिन मजाक में उसकी उंगली में डाल दी थी। यानी लेखक कहती कि कपड़े के नाम पर एक खादी की धोती दी थी और गहने के नाम पर एक नीम के सिंगे की बनी अंगूठी उसके हाथ में मजाक के रूप में दी थी और वह बच्चों सी खुशी हो गई थी। आप मुझे एक करीने की नौकरी मिली है। मुझे मौका मिला है कि मैं श्यामा के लिए कुछ कर सकूं, मैं उसे कुछ सुख दे सकूं, वह कुछ सुख देख सके। फिर भी जिस दिन मैं घर से जाने लगा श्यामा प्रसन्न नहीं थी। सच कहूँ तो उदास थी। उसे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। चलते समय उसने कुछ देर मुझे देखा, जैसे आंखों से कहा, तुम्हें पास पाकर कम पैसों से मैं जितनी संतुष्ट थी उतनी तुम्हें दूर कर ज़्यादा पैसों से भी नहीं। यानी वह श्यामा कहना चाहती थी, शायद लेखक कहते हैं कि देख रही है श्यामा लेखक की तरफ और वो कह रहे कि जैसे कहना चाहती हो कि तुम्हें पाकर सब कुछ जो पैसों से नहीं मिलता वह मुझे पा लिया है। शायद तुमसे दूर होकर ज़्यादा पैसों से भी वह चीज़ मेरे पास न मिलती। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। फिर जैसे उसने सोचा को
सोचा हो कि मेरा ज़्यादा पैसा कमाना कुछ उसी के लिए तो नहीं, परिवार की भी आवश्यकता है। उसने खुश होकर मुझे विदा दी। जब एक एंग्लो इंडियन दिल्ली के टूरिंग रिप्रेजेंटेटिव करेस्पॉन्डर का रूप बना, हाथ में ब्रीफ केस ले मैं चलने को हुआ, तो रुबाइयत उमर खयाम के अनुवाद और मधुशाला की कापियों ने मुझे दयनीय दृष्टि से देखा। हमें छोड़ जाते हो, यानी किताबों में देखा है हमें छोड़ जाते हो। और मैंने दोनों कापियाँ अनायास उठाकर अपने ब्रीफ केस में डाल ली। मुझे इंटर का किराया मिलता था, मैं थर्ड में सफ़र करता था, यानी लेखक को इंटर क्लास का किराया मिलता था और लेखक थर्ड में सफ़र करते थे पैसे बचाने के लिए। किसी शहर में पहुंचता तो उसके सबसे सस्ते होटल में ठहरता। सफ़र खर्च और भत्ते से जो बचता 10-12 रुपये मनी ऑर्डर से घर भेज देता। दिलचस्प मुकदमे को रिपोर्ट मेरी अच्छी होती, यानी दिलचस्प मुकदमे की जो रिपोर्ट थी वह अच्छी होती थी। डेसमंड यंग जो बाद को रोमेल की रोचक जीवनी लिखते के लिए प्रसिद्ध हुए, उन दिनों पायनियर के संपादक थे। यानी याद रखिए, लेखक जब पायनियर में काम करने लगे तब डेसमंड यंग जो वह पायनियर के संपादक थे, मेरी प्रशंसा करते। उन दिनों कचहरियों के रजिस्टरों में भी राष्ट्रीय भावना का काम करने लगी थी। वे दमनकारी सरकार पक्ष जोशी पत्रों को विज्ञापन भेजने को टाल टूट करते। अखबार की बिक्री भी मेरे प्रयत्नों से न बढ़ी। दिन भर काम की दौड़ धूप में रहता, रात को होटल में लौटकर क्या करूं। रुबाइयत का अनुवाद को स्वच्छ अक्षरों में लिखता या दिन की दबी हुई किसी प्रेरणा को मधुशाला की चतुष्प में उभारता। यानी लेखक ने रुबाइयों का अनुवाद और मधुशाला कृति जो है एक साथ लिखी है। अखबार का एजेंट कुछ देर के लिए अनुभूतियों का कवि बन जाता। इसी को नियति का संकेत कहते हैं। दिल्ली के निकट किसी शहर में थे। खुर्जा, मेरठ या मयूरा में एकाएक ख्याल आया, शनिवार का दिन है, 2 घंटे का सफ़र है, यूँ दिल्ली पहुँचूँ। श्री कृष्ण को मैं इतवार उसी के साथ बिताऊँ, यानी श्री कृष्ण को के साथ इतवार बिताऊँ। तो ऐसे ही यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।